Hello students, today we start with the theorem that is resultant of two given wrenches. Students, we have given two wrenches of magnitude R1K1 and R2K2. So the given wrenches have magnitude R1K1 and second one has magnitude R2K2. What we need to find? We need to find the resultant of these two given wrenches. So let us draw the diagram first. Diagram is, let us take the wrenches as R1 and R2. This is our first wrench is acting at point A and second is at B. That this is of magnitude R1 K1, that is this is wrench. AC is the line of action of R1 and this is the axis of resultant of wrench of couple K1. Okay? This is wrench 1. Next the wrench 2 R2 K2. So this is R2 and this is K2. Let us take, अगर वो हमने clockwise ली है तो ये भी clockwise. If this is anti-clockwise, then this is also anti-clockwise. Let us take this as clockwise. So we have this as K1, first couple moment K1, second moment K2. This is wrench R2 K2. This is wrench R1 K1, which is given to us. We need to find the resultant of these two wrenches. Let us take or let us assume the resultant of these two wrenches be along Z axis. This is OZ having resultant R and couple of moment K. So this is again a wrench. Resultant of these two is again a resultant wrench. So we will find now the magnitude of R एंड के. सो इस आर्टिकल में हमने क्या करना है, ये दोनों हमें गिवन है रेंचेस और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट रेंच निकालना है. मींस आर और के निकालना है, वैल्यू ऑफ आर निकालनी है, वैल्यू ऑफ के, ऑल्सो द पोजीशन वेयर दिस पॉइंट ए इज एक्टिंग. लेट दिस टोटल डिस्टेंस इज ए. दिस इज एट अ डिस्टेंस ए. लेट दिस बी एट एक्स, unknown to us, we want to find it. And if this is x, this is a minus x. This is similar to diagram. This diagram is similar to our theorem number 1 which we did earlier. In that theorem आपके पास एक wrench given था और आपने उसको resolve किया था in two forces, not two wrenches. So दो forces थे R1 R2 और वो कैसे लग रहे थे. एक आपके पास था YZ, this is Z, this is Y axis. This is again y axis and this is, अब ये जो आपके पास ऐसे, ये इनका रिजल्टेंट, वो फर्स्ट थ्योरम जो हमने की थी, दो फोर्सेस ऐसे लग रहे थे, R1 इस साइड पे और R2 जो था वो पीछे वाले प्लेन में. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये R1 है आगे की तरफ और ये जो है ये R2 है पीछे की तरफ. अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट पे ले आए तो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे भी हमें थीटा दिया हुआ है. अगर अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दिस इज दैट, ये इस तरफ इस प्लेन में है और ये वाला जो फोर्स है ये पीछे वाले प्लेन में, जो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये पीछे वाले प्लेन में है और जो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये रेंच आगे वाले प्लेन में है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा. द एंगल बिटवीन दीज टू रेंचेस इज थीटा. अब कंसेप्ट सेम है, हम इन दोनों को एक पॉइंट पे क्यों नहीं लेके आए, हमने यहीं पे क्यों नहीं ले लिया इन दोनों को, हमने थोड़े से डिस्टेंस पे क्यों सेपरेट किया. द लॉजिक बिहाइंड दिस इज, अगर हम यहीं पे ले लेते हैं तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते. क्योंकि हमारे पास अगर नेट मोमेंट ही जीरो हो गई तो हमारा रिजल्टेंट कपल नहीं आएगा, ये कपल नहीं आएगा. ठीक है. सो लेट अस दिस एंगल, टोटल एंगल अगर थीटा, लेट टेक दिस इज अल्फा एंड इफ टोटल एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा माइनस अल्फा. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम. If this distance is a, let's take this as, this is y axis, this is yz plane. तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं x. तो अब हमने क्या किया,
दिस इज कैपिटल X बिकॉज स्मॉल x इज गिवन हियर। सो हमारे पास हमने पूरा जो सिस्टम है वो सिंप्लीफाई करने के लिए किस पे ले लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, OX OZ एंड दिस इज OY, दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस OX OY एंड OZ जिसके अराउंड हमने ये सारा सिस्टम ले लिया। अब ये जो आपके पास रेंच है ये हमारा पीछे वाले प्लेन में है, तो इसकी जो y एक्सिस यहाँ पे, दिस इज अगेन y एक्सिस, ये आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस है, तो पीछे वाले प्लेन में क्या होगी, नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर? सो लेट अस नाउ रिजॉल्व, or you can say let if this is x, this is origin, let us take this as origin। अब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली है, तो this point is x, 0 0 and what about this point, this point is minus a minus x, माइनस क्यों, क्योंकि उधर x एक्सिस पॉजिटिव है तो इधर x एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव, सो इट इज माइनस a minus x, 0 and 0। So this is all about our diagram. Now let us now discuss all this what we have written. We have taken wrench R1 K1 along AC and wrench R2 K2 along BD. So let us write, let AC and BD be the axes of wrenches R1 K1 and R2 K2 respectively। This is what we have taken। और हमने क्या किया, ये R K जो है और एंगल बिटवीन and the angle between AC and BD, or you can say the two wrenches is थीटा। लेट, अब अगर एंगल इन दोनों के बीच का थीटा है, लेट दिस मेक्स एन एंगल अल्फा, लेट AC makes angle alpha with OZ and BD makes an angle theta minus alpha with OZ axis as shown in figure। Clear? Now let us take R K be the resultant, or you can say equivalent wrench to the given wrenches। Let R comma K be the resultant wrench of given two wrenches R1 K1 and R2 K2। Clear? Now if R and K be the resultant wrench, और उसकी ये जो आपके पास OZ है इस एक्सिस पे whose सेंट्रल एक्सिस, अब रेंच की जो एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, whose central axis is OZ axis। क्लियर? सो अब हमने क्या करना है, R की और K की वैल्यू निकालनी। Students, now let this AB be the shortest distance segment between the two wrenches, that is R1 K1 and R2 K2। अब ये shortest distance क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये जो आपके पास R1 K1 है ये YZ प्लेन में है और यहाँ पे भी ये YZ प्लेन में है, तो OX क्या है इसके परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टेकन टू बी द shortest distance, so this is taken as the shortest distance। Again let this is x, what is OA is x, we have let OA is x and OB is A minus x। क्लियर? अब जो भी हमारे पास डायग्राम में था वो सब हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने R और K की वैल्यू निकालनी है। लेट अस
take components of R as x, y, z and components of k as L, M, n. अब होगा क्या, जो कंपोनेंट्स R और K के, अब क्योंकि ये जो रिजल्टेंट रेंज है वो किसके इक्विवेलेंट है, इन दोनों के इक्विवेलेंट है, तो जो इसका कंपोनेंट होगा और इसका कंपोनेंट होगा, इसका कंपोनेंट हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, लेट दिस कंपोनेंट हैज एक्स वाई जेड, और इनके कंपोनेंट हम ले लेते हैं x1 y1 z1, और इसका कंपोनेंट हम ले लेते हैं x2 y2 एंड z2, बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू दीज टू, तो आपके पास ये जो x कंपोनेंट होगा ये किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 as we did in forces in 3 dimension, और y is equal to y1 plus y2 और z is equal to z1 plus z2। तो इन दोनों के कंपोनेंट्स का जो सम होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके कंपोनेंट्स के इक्वल होगा, x डायरेक्शन में x के इक्वल, y डायरेक्शन में y के इक्वल और z डायरेक्शन में z के इक्वल। सिमिलरली अगर हम इसके कंपोनेंट्स ले लें k के l m n, अब वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, इस k1 के कंपोनेंट, लेट अस टेक l1 m1 n1, और यहां पे जो कंपोनेंट मोमेंट के होंगे l2 m2 n2। ठीक है, अब यहां पे हम जैसे हमने फोर्सेस इन 3 डायमेंशन में फोर्सेस के लिए x1 y2 z2 x कंपोनेंट्स भी निकाले थे और मोमेंट्स के कंपोनेंट्स भी निकाले थे। अब यहाँ पे इस R2 के लिए L2 M2 N2 कंपोनेंट्स तो होंगे, बट यहाँ पे ये एक एडिशनल कपल जो K2 है वो भी इसमें क्या होगा, एड ऑन होंगे, इसके कंपोनेंट ऐड होंगे, इसका x कंपोनेंट L2 में ऐड होगा, इसका y कंपोनेंट M2 में ऐड होगा और इसका z कंपोनेंट N2 में ऐड होगा। तो जो टोटल आएगा इसका L2 M2 N2 इन दोनों के विद रिस्पेक्ट, और इसी तरह इसका जो टोटल आएगा L1 M1 N1 R और K1 के विद रिस्पेक्ट, दोनों की बात कर रही हूं अब मैं, R1 और K1 के रिस्पेक्ट, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, L is equal to L1 plus L2, M is equal to M1 plus M2, N is equal to N1 plus N2। So this is all what we have to do here। ठीक है, so let x y z, let the components of resultant range is range R comma K is x y z and L M N। So therefore we have x is equal to, x is component of R, ठीक है, in which direction, x is all part of R in x direction, so this is R, this is in z axis, R makes an angle 90 with z x axis, R is परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, क्योंकि z एक्सिस पे है तो x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, इनफैक्ट z एक्सिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, सो दिस r का रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस इज r cos 90, so it is 0, y component r का रिजॉल्व पार्ट अलोंग y डायरेक्शन इज आल्सो 0 because it is perpendicular, it is on z axis, and R का resolved part z axis makes an angle 0, it is R, so we have x y z components of R, clear, let this as number 1। now we will find L M N components of this K। so what is L? L is resolved part of this K along x direction, ठीक है, अब now this K is along z axis, this is perpendicular resolved part of K which is along z axis, इसकी axis भी क्या है, z axis, it is perpendicular to x axis, so it is, this is K cos 90, again 0, M K along, M is component of K along y axis, resolved part of K along y axis is again 0, so it is K cos 90 again 0,
And what is n component? K cos 0, because it is on z axis, so it is k only. So we have taken x, y, z or components of R, L, M, N components of K, and we have find the value of x, y, z and L, M, N. Let us now find value of components of R2 as well as R1. Clear? Let the components of force R1 acting along which line? AC is x1, y1 and z1. स्टूडेंट्स, जब भी हमने कंपोनेंट्स निकालने हैं x1, y1, z1, R1 के, तो as we did in forces in three dimension, what we need direction cosines of this line AC. So what are the direction cosines of this line AC? Direction cosines are the angles which this line, cos of the angle which this line makes with x-axis. This line is in yz plane, so x-axis is perpendicular to it, so it makes an angle 90 with x-axis. So direction cosine is cos of that angle. So direction cosines DCs of line AC is cos 90. Clear? अब y-axis के साथ, this is in yz plane, it makes an angle alpha with z. So this angle is 90 minus alpha, because the total angle is 90. So we have cos 90 minus alpha is direction cosine. Again it makes an angle alpha with z axis, so cos of alpha. So these are the direction cosines of the line. So now the components are force multiplied by the direction cosine. So it is R1 cos 90 and Y1 is R1 cos 90 minus alpha and Z1 is R1 cos alpha. So this is 0, this is R1 sin alpha and this is R1 cos alpha. Clear? Let us now find components of this R2 along line BD. So let the components of force R2 acting along BD are x2, y2 and z2. So let us now find value of x2. So what is x2? To find value of x2, let us now find direction cosines of BD. So this BD is in yz plane. This is z axis, this is y axis, but in negative y axis. Clear? So this makes an angle 90 with x axis, because yz plane में जो x axis होगी that is always perpendicular to it. So cos of 90. अब देखो y axis के साथ, this is theta minus alpha, this total angle is 90, so this angle is 90 minus theta minus alpha. Clear? But this angle is with negative y axis. This is the line I am showing to you. This makes an angle, this is line BD, this is negative y axis, this makes an angle 90 minus theta minus alpha with negative y axis. So positive y axis इस तरफ होगा. So what is the angle which it makes with positive y axis? This angle. So linear pair पे है, तो total angle का sum क्या होना चाहिए? 180. So it is 180 minus 90 minus theta minus alpha. So what about the total angle? So it is 90 plus theta minus alpha. Clear? अगर ये लाइन BD नेगेटिव y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा एंगल बना रही है, तो पॉजिटिव y एक्सिस जो इस तरफ है इसके साथ कितना बनाएगी? दिस इज ऑन लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, सो इट इज
180 minus 90 minus theta minus alpha, so it is 90 plus theta minus alpha. So this will make cos of, हमने एंगल तो किसके साथ लेना है, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ, so this is the direction cosine. और लास्ट, this makes an angle theta minus alpha, so it is cos of theta minus alpha. So these are the direction cosines of this line BD. Let us now write the components. So what is x2? x2 force multiplied with the component, that is cos 90. What is y2? r2 cos 90 plus theta minus alpha. And what is z2? r2 cos theta minus alpha. So it is 0 and this is r2 minus sine of theta minus alpha, and this is r2 cos theta minus alpha. So we have now components of r1, x1, y1, z1 and components of r2, x2, y2, z2. What we now do, we will add x1 plus x2 और वो किसके इक्वल होगा, x component of this r. Clear? But उससे पहले हम L1, M1, N1 की भी वैल्यू निकालेंगे और L2, M2, N2 की भी. Students, let us now find value of this L1, M1, N1 and L2, M2, N2. Clear? So we have L1 I cap plus M1 J cap plus N1 K cap. Clear? As we did in our forces in 3 dimension, this is I cap, J cap, K cap. ये हम किसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, इस फोर्स R1 के, उसमें हम फोर्सेस, बट यहाँ पे फोर्स के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, दैट इज K1. सो वी हैव टू राइट द components of K1 also in x direction as well as in y, or K means z direction, K cap. So we have K1 component of this in x direction. It makes an angle 90 with x direction because it lies in yz plane. So it is K1 cos 90 I cap. Next, पहले मैं इसके लिख रही हूँ, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे. K1 makes an angle 90 minus alpha. So it is K1 cos 90 minus alpha J cap plus, now K, it's make an angle alpha with z axis. So it is K1 cos alpha K cap. Clear? This is for K1. ये इसमें हमने add on किया. अब हम इस R1 के लिए लिख रहे हैं. R1 के लिए सेम आप क्या करते हो, the starting points के coordinates लिखते हो, that is x, y, x0, 0 और components of this x1, y1, z1 आप इसी तरह निकालते हो. तो first we will write x0, 0 and components of x1, y1, z1. What is value of component of x1? x1 is 0. We will get x1 as 0 and y component, y1 component is r1 cos 90 minus alpha. So we have there here r1 sin alpha. And the z component is r1 cos alpha. This is what we have. Clear? So let us now find L1. So L1 is this into this minus this into this. So it is 0 I cap. This is again 0 plus j component. We will write here negative and this with this minus this with this. So it is minus x cos alpha x r1 cos alpha और यहाँ से ये आ जाएगा cos 90 minus alpha. So it is plus K1 sin alpha. This is minus, this is j cap plus, now component of k cap. K cap के लिए this into this minus this into this. So it is x r1 sin alpha and this is K1 cos alpha times k cap. So what we have comparing this is comparing this with this. So we have L1 as 0, M1 as minus x r1 cos alpha plus K1 sin alpha and N1 as x r1 sin alpha plus K1
cos alpha. This is what we have for L1, M1, N1. Next we will find L2, M2, N2. So let us now find L2 I cap, M2 J cap plus N2 K cap. This is equal to similarly I, J, K and add the components of this K2. So it makes an angle again 90 with the x-axis plus it makes an angle 90 plus theta minus alpha with y-axis. So it is K2 cos 90 plus theta minus alpha with positive y-axis, that is j cap. Component of this makes an angle cos theta minus alpha with k cap. Now write here coordinate minus, starting point is minus a minus x 0 0 और कंपोनेंट्स हमके पास क्या था, x कंपोनेंट 0 था, y कंपोनेंट क्या था माइनस r2 साइन थीटा माइनस अल्फा हमने निकाला था x2 y2 z2 and z2 we have r2 cos theta minus alpha. Let us now again find L2, M2 and N2. L2 is the coefficient of this into this, so this into this minus this into this, so this will again 0 and it is also 0, so it is 0 I cap plus, now component of j cap negative पहले ही लगा लिया, this into this minus this into this, so एक negative already है, so it is minus plus r2 cos theta minus alpha and adding this is minus k2 sine of theta minus alpha. This complete is j cap plus k cap. Now this into this minus this into this, again it will become positive, r2 sine theta minus alpha plus this is k3, no k3 नहीं sorry, k2 cos theta minus alpha. This is for k cap. Now what is L2? Comparing I cap, coefficient of I cap, L2 is 0. What is M2? M2 is a minus x r2 cos theta minus alpha minus k2 sine theta minus alpha. And what is now your N2 is? N2 is a minus x r2 sine of theta minus alpha plus k2 cos of theta minus alpha. This is all we have L2, M2 and N2. अब हमने क्या करना है, we have with us x1, y1, z1, x2, y2, z2, L1, M1, N1, L2, M2, N2. हमने x को इक्वल करना है x1 प्लस x2 के, y को इक्वल करना है y1 प्लस y2 को और z को इक्वल करना है z1 प्लस z2 के, ठीक है। और इसी तरह हमने L को इक्वल करना है L1 प्लस L2, M को इक्वल करना है N1 प्लस N2 और N को इक्वल करना है N1 प्लस N2। एक और चीज स्टूडेंट नोटिस करो, x1 कंपोनेंट भी 0 था, x2 कंपोनेंट भी 0 था, तो टोटल x क्या आ गया 0, ठीक है। उसके बाद अगर आप नोटिस करो L1 और L2 भी 0 ही आए हैं आपके पास, L2 0 और L1 0, सो देयर इज नो मूवमेंट अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है। उसके सारे कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 ही आ रहे हैं। सिर्फ हमारे पास किसके अलोंग होंगे, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के लॉन्ग। y एक्सिस के लॉन्ग भी नॉन जीरो है और z एक्सिस के लॉन्ग भी नॉन जीरो है। सो वी विल राइट द वैल्यू ऑफ y1 y2 विच इज इक्वल टू y एंड y इज 0 विद अस एंड राइट वैल्यू ऑफ z1 z2 एंड z की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है k। हमने x y z की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट की हुई है और l m n की वैल्यू भी हमारे पास पहले ही है। So students, let us proceed further. We have till now find x1 x2, y1 y2, z1 z2. So we have x y z as x1 plus x2, y as y1 plus y2 and z as z1 plus z2. But earlier we have find the value of x which is 0, value of y which is 0 and value of z which is r. So let us compare these
two values. So we have x as 0, 0. So we don't have any equation from this relation. Let us use this second. Y is 0, but here y is r1 sin alpha minus r2 cos sine of theta minus alpha. So y1 plus y2 should be equal to y component of the resultant range, that is r, k. So resultant range का जो y component है वो आपके पास है 0, और जो आपके पास r1 r2 रेंजेस थे उनका जो y कंपोनेंट निकाला आपने r1 का और r2 का, दैट इज वो आपके पास क्या है, r1 sin अल्फा r2 sin थीटा माइनस अल्फा. सो देयरफॉर वी हैव फर्स्ट इक्वेशन एज r1 sin अल्फा माइनस r2 sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 1. नेक्स्ट इक्वेशन, दिस z component is equal to r, but we have z as z1 plus z2, so they both must be equal because these are the components of the resultant range. So ठीक है, but we have x y z as this. So therefore we will get first equation as this, and second equation will be r1 cos alpha plus r2 cos theta minus alpha is equal to r. So this is equation 2. Next, L is 0. We have L as 0 और components हमारे पास क्या थे resultant range के, M as also 0 and N as K. These are the components. So let us compare this with these components. So we have minus x r1 cos alpha plus k1 sin alpha plus a minus x r2 cos theta minus alpha minus k2 sin theta minus alpha as 0. This is equation 3rd, and the last equation is x r1 sin alpha plus k1 cos alpha plus a minus x into r2 sin theta minus alpha plus k2 cos theta minus alpha as k. So we have with us 4 equations. We will solve these 4 equations to find value of r, k as well as the unknown value, that is x, distance between O and A. और यहाँ से आप निकाल लोगे r because everything is given to you. So how will you find r? Squaring and adding 1 and 2, you will get value of r. So let us now do the calculations. Let us now square and add to find first value of r with us. So squaring and adding 1 and 2, we will get r1 sin alpha minus r2 sin of theta minus alpha का whole square plus r1 cos alpha plus r2 cos theta minus alpha whole square will be equal to r square. So we will get r1 square sin square alpha plus r2 square sin square theta minus alpha minus 2 r1 r2 sin alpha sin of theta minus alpha, and squaring this we will get r1 square cos square alpha r2 square cos square theta minus alpha plus 2 r1 r2 cos of alpha cos of theta minus alpha is equal to r square. Clear? Let us now combine r1 square with r1 square. So here it is sin square alpha, here it is cos square alpha. So we have r1 square. Sin square alpha plus cos square alpha is 1. Next we will combine these two, r2 square, coefficient is sin square theta minus alpha, here it is cos square theta minus alpha, again it is 1. So we have r2 square plus 2 r1 r2. Let us take this cos alpha cos theta minus alpha minus sin alpha
sine theta minus alpha is equal to r square. So what we get? We get r1 square plus r2 square plus 2r1 r2 cos of a cos b minus sin a sin b. So it is cos of a minus b. So it is alpha minus theta a minus b. Let us take alpha minus theta a plus b. So it is alpha plus theta minus alpha. It is cos a plus b. So what will we get? This is equal to r square. So we will get r1 square plus r2 square plus 2r1 r2 cos of theta is equal to r square. And student, this is the value of r, because आपके पास r1 भी था, r2 भी गिवन था और थीटा भी हमें गिवन था. थीटा is the angle between the two ranges which is given to us. So we have the value of r resultant force with us. Now we will find value of k. We will find value of k in our next video. So thank you for watching this part.